ज़किया मशहदी की कहानी बिद्दा नहीं मरी। इमली के पत्ता नवा नवा पत्ता, खड़ा रहो बेटा, दल्ले छू दल्ले छू दल्ले छू। कमबख्त दर्जनों के हिसाब से थे और ऐसा शोर मचा रहे थे जैसे मैदान हश्र में खड़े हों। मुखालिफ टीम का एक खिलाड़ी मार लिया गया तो और गोल मचा हो। नवंबर की खनक हवा इन सारी आवाज़ों को समेटे घर में दाखिल हुई। तवे पर अम्मा की बारीक चपाती फूलकर गुब्बारा हो उठी। वो इसे चिमटे से उतारती हुई बड़बड़ाई, शेर की चर्बी खा रखी है खबीसों ने, सर्दी भी नहीं लगती कि घर जाएं। रात हो गई और सड़क पर कबड्डी खेल रहे हैं। न अम्मा को फिक्र, न अब्बा को। सफ़िया ही करके हंस पड़ी। सबकी फिक्र में अम्मा ही दीवानी रहा करती हैं। अपने बच्चों को तो डरबे में मुर्गियों की तरह बंद कर रखा है, दूसरे भी इनका फ़लसफ़ा माने। क्या ठीठी लगा रखी है। वो बाकायदा नाराज़ हो गईं। साग पड़ा है तोड़ने को, आज फिर खाना पकने में देर हो गई। सफ़िया ने साग की डलिया नज़दीक कर सरकाई। चूल्हे की आग खुशगवार मालूम हो रही थी। अचानक जैसे भौचाल आ गया। सीढ़ियों पर भद भद करती बिद्दा दूर ही से चिल्लाती चली आ रही थी, ये सप्फू 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 रानी। सफ़िया को इस सप्फू से पतंगे लगते थे। कितनी बार इसने बिद्दा का तलफ़्फ़ुज़ सही करने की कोशिश की थी, मगर कमबख्त के मुंह से कभी फ़े सही अदा न हुआ। वैसे तो इसका भी सही नाम विद्या था, लेकिन खुद इसके घर वाले इसे बिद्दा कहते थे। और इसका सही नाम लेने वाले तो क्या, जानने वाले भी मोहल्ले में दो चार ही थे, जिनमें वो पंडित जी भी शामिल थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था। बाकी सबके लिए वो बिद्दा थी। सप्फू सप्फू करती और सफ़िया का खून जलाती बिद्दा अब ऊपर चढ़ाई थी। गोल मटोल, मोटी, गोरी, भर हाथ चूड़ियाँ और मांग में चूड़ा सिंदूर। वो महज 14 साल की थी। सफ़िया से साल डेढ़ साल बरस बड़ी, ब्याह हुए साल भर हो चुका था। अब की लगन में गोना भी हो जाएगा। अरे अब की घरौंदा न सजेगा। फूलती सांसों और पायल की छमा छम के दरमियान वो कह रही थी, कल धनतेरस है, परसों दिवाली, बस कल ही सजाते हैं। सफ़िया ने लहजे के जोश और मसरत को दबाते हुए खनखियों से अम्मा की तरफ देखा और हड़बड़ाहट में चुने हुए साग के साथ कुछ डंठल भी मिला दिए। बिद्दा को अपने बड़े और ब्याहे हुए होने का शदीद एहसास था। सफ़िया के हर काम में अदबदा कर नुक्से निकालती। इस वक्त भी वो पसर कर बैठ गई और सफ़िया के चुने हुए साग में मिले इक्का दुक्का डंठल अलग करने लगी। अरे सब गल जाएंगे, एक दो रह भी गए तो क्या हुआ, सफ़िया ने मुंह लटका कर कहा। चुरा तो जाए बकरी के हाथ, गोड़ जून तो खात हो। मिला साग तोड़ने का तरीका बाटे, गल जाएंगे बकरी के हाथ पैर भी जो तुम खाती हो, मगर साग तोड़ने का तरीका भी कोई चीज़ है। बिद्दा अक्सर सफ़िया को बकरी के हाथ पैर खाने के लिए चिढ़ाती थी। इसे मालूम था कि सफ़िया को पाए का सालन बहुत पसंद है। अम्मा हंसने लगी। ये सफ़िया तो बला की फूहड़ है। आलू छीलने बैठी है तो मोटे मोटे छिलके उतार कर आधे आलू फेंक देती है। ज़रा इसे कुछ सिखाओ बिद्दा, तुम तो सुघड़ बेटी हो। बिद्दा ने शरारत से काजल भरी आंखें मटकाईं। मिनटों में छपाछप डलिया भर साग तोड़कर अम्मा के आगे सरका दिया। फिर उठ खड़ी हुई। जीती रहो, अम्मा ने दुआ दी। ये सफ़िया तो अभी घंटों इतने से साग में उलझी रहती। सफ़िया ने दांत कचकचाए और दिल में सोचा कि वो बिद्दा का घरौंदा रंगने हरगिज नहीं जाएगी। लेकिन दूसरे दिन दरवाजे पर सप्पो की पुकार पड़ते ही तीर की तरह उठकर भागी। चूने से लिपा पुता 2 मंजिला घरौंदा बिद्दा के बड़े से लब सड़क चबूतरे पर सर उठाए खड़ा था। बड़े एहतमाम से सफ़िया ने मुख्तलिफ कटोरियों में रंग की पुड़िया घोली। बिद्दा मिट्टी के खिलौने में से एक थाली निकालकर भर थाली पेड़े ले आई। सफ़िया को पेड़े बहुत पसंद थे, मगर इस घरौंदा रंगने के लिए किसी रिश्वत की ज़रूरत नहीं थी।
ड्राइंग का खुदादाद शौक था और सलाहियत भी। मिनटों में देवी देवताओं की तस्वीरें, कमल का फूल, बत्तख, निकलता सूरज, पेड़ पौधे, चिड़िया, सब के सब विद्या के घरौंदे पर मुंह बोल उठे। और हर साल की तरह इस साल भी इसका घरौंदा मोहल्ले का सबसे शानदार घरौंदा हो गया। जिए मेरी सप्फो, इसने सफिया को लिपटा लिया और आंख मारकर बोली, दिवाली हो जाए तब चिट्ठी लिखवाने आएंगे। सप्पू के बाद सफिया को इसके इस तरह आंख मारने से तत्ते लगते थे। चिढ़कर बोली, कालू से क्यों नहीं लिखवा लेती, कालू से क्यों नहीं लिखवाती, अब तो वो 7वीं में आ गया है, मज़े से लिख सकता है। अरे बेशरम, भाई से दुल्हा को चिट्ठी लिखवाई जाती है क्या? ये चिट्ठी वाला मामला बड़ा ही गड़बड़ था। विद्या को 5वीं जमात के बाद स्कूल से उठा लिया गया था। घर बैठी तो जो पढ़ा था वो भी भूल गई। लड़का मैट्रिक पास था और शौकीन रूमानी मिजाज, बीवी को बड़े रंगीले खत लिखता और ऐसे ही जवाबों की उम्मीद करता। विद्या के खतूत में 10 तो गलतियां होती और एक खत लिखने में घंटों लग जाते। इसलिए वो पल्लू के घूंघट में खत बांधे सीधी सफिया के पास चली आती, जो अब 8वीं जमात की तालिबा थी और मोतियों जैसी लिखावट थी। हाँ, ये बात तो है, सफिया ने खुद को बड़ा अहमक महसूस किया। भला कालू से कैसे खत लिखवाया जा सकता है? छोटा भाई ठहरा। हाँ, इसे चिढ़ाया जरूर जा सकता है, कालू भालू खालू। दिवाली की छुट्टियां खत्म होते ही कालू भालू के शेषमाही इम्तिहान शुरू थे। इसलिए वो बैठा पहाड़े याद कर रहा था और दिल ही दिल में सारे मास्टरों के मरने की दुआ कर रहा था। घरौंदा रंगती सफिया के फोक आर्ट पर इसने कोई नुक्ताचीनी भी नहीं की थी, इसलिए कालू भालू खालू का भी इसने कोई नोटिस नहीं लेना चाहा। अब की सफिया ने जरा तेज और जोर असर नुस्खा आजमाया। कल्लू मटलू के दोई बकरा, खासत छीकत ज्यूं निकरा। कल्लू मटलू के 2 बकरे खास छीक के मर गए। कालू की 7 पुश्तों में भी कभी किसी ने बकरे नहीं पाले थे। फिर ये बेतुकी कहावत मोहल्ले के लौंडों के मुंह से तो काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन सफिया के मुंह से नहीं। 18 का पहाड़ा भी 18 छके पर आकर अटक गया। इसने वहीं से बैठे बैठे मोटी सी किताब उठाकर सफिया पर फेंकी, जो सीधी इसके सर पर आकर गिरी। इसी वक्त साड़ी के आंचल से चेहरा गड़ती काकी बरामद हुई। अरे कल मुहे पोथी फेंकता है, पढ़ना कैसे आएगा? खालिस फैजाबादी अवधि में वो चिल्लाई। ये तो नहीं हुआ कि दीदी का घरौंदा सजाता, सप्पू बेचारी सजा रही है तो इसे तंग कर रहा है। वो बड़बड़ाती हुई अंदर वापस हो गई तो कालू ने सफिया की चोटी इतनी जोर से खींची कि वो चबूतरे से गिरते गिरते बची। विद्या ने कालू को 2 झापड़ रसीद किए। हड़कम मच गया। जहाँ कालू रहे वहाँ कोई हड़कम न मचे भला। सफिया की जान जलती थी इसकी सूरत देखकर, मगर विद्या के गोने के दिन इस पर बड़ा तरस आया था। विद्या पर हर वक्त मरखंडे बैल की तरह सींग चलाने वाला कालू सुबक सुबक कर रो रहा था। पहली बार सफिया को एहसास हुआ कि गंदुमी रंगत और मोटी मोटी आंखों वाला, उम्र में उससे 2 बरस छोटा ये लड़का कभी ऐसा भी लग सकता है कि इस पर प्यार आ सके। इसने जाकर इसके सर पर हाथ रख दिया। घने बालों का रेशम जैसा लम्स बहुत दिन तक हथेली पर यूं ही रह गया था, ताज़ा और नया, और ऐसा ही एक लम्स ताज़ा रह गया था कालू की हथेली पर जब कई बरस बाद इसने सफिया की रुखसती पर सफिया के सर पर हाथ रखा था। इसकी आंखें नम थी। इकलौती बहन बड़ी शिद्दत से याद आई, जो घर गृहस्थी में ऐसी उलझी थी कि बरसों मायके का रुख नहीं कर पाई थी। दिवाली के घरौंदे ख्वाब ख्याल हो गए थे। अब न कोई झगड़ने को था, न मोहब्बतें निछावर करने को। वो बाकायदा रो पड़ा था। इमली के पत्ता नवा नवा पत्ता। एयर इंडिया के जम्बू जेट के दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते वक्त एयर हॉस्टेस की शुस्ता अंग्रेजी में न जाने कहाँ से इन देहाती बच्चों की आवाज़ें आकर मिल गई थी। 25-30 साल पुरानी आवाज़ें
یہ گلی میں اب بھی گونجتی ہوں گی۔ بچے یوں ہی شور مچاتے ہوں گے۔ صبح صبح بوڑھے خانچے والے کی آواز اجاڑوں کی ٹھنڈی ہوا کو کاٹتی بچوں کو بستر سے اٹھاتی ہوگی۔ تازہ حلوہ مارے گھی کے نہیں کھایا جائے گا، اور محلے کا کوئی بزرگ ہنس کر کہتا ہوگا، چٹا کہیں کا، ڈالڈے میں حلوہ بناتا ہے، اوپر سے ذرا سا گھی چھڑک دیتا ہے، اور کاکی ڈھیٹ کالو کو اٹھاتے ہوئے چلاتی ہوگی، جا سوری کے بارے ماں، جا سور کے باڑے میں، اور بدا دیوالی میں گھروندے سجاتی ہوگی صفیہ کے بغیر۔ املی کے پتا نوا نوا پتا۔ دلی سے لے کر گھر کے سفر کے دوران ریل گاڑی کی چھک چھک میں بھی کوئی کبڈی کھیلتا رہا۔ کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر میں صفیہ کو وہ بچے دکھائی دیتے رہے جو برسہ برس سے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ٹرین نے خاک وطن کو چوما تو اس نے جلدی جلدی گردن لمبی کر کے پلیٹ فارم کے پاس لگے گل مہر کے درخت کو دیکھنا چاہا۔ درخت وہیں تھا اور بہت بڑا چھتنار ہو گیا تھا۔ گزرتے ہوئے ماہو سال اس کے ساتھ بھلائی کرتے گزرتے تھے۔ ناک اوپر کرتے ہوئے اس نے ہوا کو سونگا۔ ہوا میں دیوالی کی خوشبو تھی۔ شہر کی سڑکوں پر دودھ جیسی کھیلی اور بتاشے بکھرے پڑے تھے، اور مٹی کی سوندھی خوشبو والے دیے۔ ابرک پھرے ہاتھی اور گجریاں ابھی بدا کہیں سے تھال بھر کر کھیلی بتاشے اور مٹھائی لیے برآمد ہوگی، اور ایک پڑیا بھر پیڑے الگ سے صفیہ کے ہاتھ میں پکڑائے گی، اور پھلجڑیوں کی روشنی میں دونوں کے چہرے ایک ساتھ گلنار ہو اٹھیں گے۔ اس کا 10 سالہ بیٹا جو سال بھر کی عمر کے بعد یہاں پھر نہیں آ سکا تھا، اس کے احساسات سے بے خبر حیرت سے سب کچھ یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ میوزیم کے ایک گوشے میں کھڑا ہو۔ اس کی سمجھ میں اسٹیشن پر لینے آئے ہوئے لوگ بھی نہیں آ رہے تھے جو اس کے ماموں مانی تھے، اور گھر کی سیڑھیاں چڑھتے وقت صفیہ کی آنکھوں سے لگی آنسوؤں کی جھڑی بھی اس کی عقل سے پرے تھی۔ ممی بغیر کسی وجہ کے یوں روئے کیوں جا رہی ہیں؟ ایسی بیوقوف تو وہ کبھی نہیں تھی۔ اتنے زمانے کے بعد آپا آئی بھی تو آج کل، چھوٹی بھاوچ کہہ رہی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ لڑکی کو ساتھ نہیں لائیں۔ اس کا لہجہ صفیہ کو بے چین کر گیا۔ وہ جان بوجھ کر تہوار کے زمانے میں آئی ہے۔ ہولی دیوالی دیکھنے کو آنکھیں ترس گئیں۔ مٹی کے کھلونوں کو وہ خواب میں دیکھتی ہے، اور رنگ کی پچکاریوں کو، اور دیہاتی طرز سے سجے گھروندے کو جو اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا، اور محبت کی مٹھاس بھری اس سہیلی کو جو اس قدر جاہل تھی کہ میاں کو خط نہیں لکھ پاتی تھی، وہ آج کل کیوں نہ آتی؟ دیوالی تو ایسا محبت بھرا تہوار ہے، روشن اور میٹھا۔ وہ چھجے پر چلی آتی ہے اور چک ہٹا کر باہر دیکھتی ہے۔ وہ سارے بچے سڑک پر بکھرے ہوئے ہیں، بالکل حقیقی۔ نور محمد میاں کا بکرا یوں ہی جگالی کر رہا ہے۔ کھپریل کے نیچے طاہر میاں کی مشین رواں دواں ہے، اور چھوٹے لال ترکاری کچوری کا ناشتہ کر کے توند پر ہاتھ پھیرتے ڈکار لے رہا ہے، اور شام کو دھن تیرس کی خریداری کرنے والوں کے انتظار میں دکانیں سج رہی ہیں۔ اچانک سڑک پر زور کا شور بلند ہوتا ہے، زور زور کی آوازیں، ساتھ میں گالیاں بھی۔ گلی میں بہت سے لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ چھوٹی بھاوج اندر سے ہڑبڑائی ہوئی آتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے آپا؟ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ فق ہے۔ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید کچھ لوگ اچانک ہی لڑ پڑے ہیں۔ خدا خیر کرے، یہ ابھی تک نہیں آئے، باہر ہی ہیں۔ الطاف آتا ہی ہوگا، تم اتنی فکر مند کیوں ہو؟ گلی محلے میں لوگ اکثر یوں ہی لڑ پڑتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کیا کہ یہاں کیسا ماحول ہے آج کل؟ وہ اپنے لہجے میں جھنجھلاہٹ دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اسی وقت کسی بچے نے آلو بم چھوڑا اور وہ گز بھر اچھل پڑی۔ اس کا 15 سالہ بیٹا عامر بالکنی میں نکلنا چاہتا ہے تو وہ اسے پیچھے گھسیٹ لیتی ہے۔ ممی دیکھنے دیجئے ذرا، سچویشن تو معلوم ہو جائے۔ صفیہ کو عامر اس لمحے اچانک بڑا ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے، بڑا اور سنجیدہ۔ چند منٹوں بعد پورا ماحول جیسے ایک اطمینان کی سانس لیتا ہے۔
परली गली में बसे सुनार का बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा पी आया था। फिर घर की औरतें भी आपस में उलझ गई थी। सफ़िया हंसने लगी। ऐसे मौक़ों पर नूर मोहम्मद चाचा अपनी दाढ़ी हिलाते बाहर निकल आया करते थे और डांट डपट करके कभी समझा बुझा के मामला रफा दफा कर देते थे। अब दुबक के घर में बैठ जाते हैं। भावच का लहजा तल्ख था और रंजीदा भी। कौन सुनता है इन पुराने दकियानूस बुड्ढों को जो अमनो आश्ती की बातें करते और लड़ने वालों में सुलह कराया करते थे। वो अब आउटडेटेड हैं। और काकी काकी को मरे 3 साल हो गए। सफ़िया ने ठंडी सांस ली। घर हस्ती की गाड़ी ढोती, कच्चे पक्के बच्चे पैदा करती, इनकी शादी बियाह जचके और जापे निपटाती, महदूद आमदनी को रबर की तरह खींचने की कोशिश करती। अपनी सेहत की तरफ से लापरवाह काकी और अम्मा दोनों नहीं रही थी। पिछले बार सफ़िया घर आई थी तो थी इसका ये बेटा जो साथ आया है कोई साल भर का था। इसने बिद्दा के गांव संदेशा भिजवाया और वो दूसरे ही दिन चली आई थी। खड़ी हुई चादर में इसका गोरा भरपूर जवान चेहरा चांदी की तरह चमक रहा था। कजरारी आंखें मटका कर इसने सफ़िया के बेटे से कहा था, हमका छीन लियो, हम तो हार मासी लागी। फिर पल्लू में हाथ डालकर चांदी का कड़ा इसके हाथ में पहना दिया था। फिर काकी आई थी, घुटनों पर हाथ धरे इनकी आंखों में मोतिया बिंद उतर रहा था और जोड़ों में गठिया। मैली धोती के आंचल से खोल कर मुड़ा तोड़ा 5 रुपए का नोट सफ़िया के बेटे को दिया। इनके जाने के बाद अम्मा ने कहा, बड़े लाला तो गुजर गए, लालाइन को इनका बेटा ज़्यादा पैसे नहीं देता। कहता है बुढ़िया बिला वजह खर्च करती रहती है। अब इनके दिए 5 रुपए तबर्रुक समझो। अम्मा ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे अब्बा के बाद क्या मेरे पास भी कभी ज़्यादा पैसे हो पाते हैं? 2 रोटी खिलाकर लड़के समझते हैं कि माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। अब तुम आई हो बच्चों के साथ, क्या तुम्हें मैं खाली हाथ भेज दूं? अम्मा और लालाइन के दुख एक ही थे। सफ़िया के शौहर इन दिनों दुबई जाने की सोच रहे थे। वैसे भी अच्छी मुलाजमत में थे, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा कहकर अम्मा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। कई हीले तराश कर इसने अम्मा को 500 रुपए देने चाहे थे कि रख लिए, वक्त बेवक्त काम आएंगे। लेकिन अम्मा रोने लगी। बेटी से पैसे लूं, यही जिल्लत बाकी है क्या? वो तेरी सहेली बिद्दा ने भी एक बार लालाइन को ऐसे ही जलील किया था। उन्होंने तो ये ख्याल भी नहीं किया कि ब्याही है और औलाद वाली भी। निकाल कर चप्पल 2 लगाई इसको। बेटा मेरा सर अभी ऊंचा है, 2-4 10 देकर ही विदा करूंगी। हाँ 500 नहीं दे सकती। अम्मा की और लालाइन की इख्तार भी एक ही थी। सफ़िया की आंखें नम हो उठी। बिद्दा इससे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ब्याह गई थी कि सफ़िया की शादी होने तक इसके यहाँ कई बच्चे हो चुके थे। अब तो वो नानी दादी भी हो चुकी होगी। पता नहीं ससुराल वहीं है या ये लोग कहीं और चले गए। संदेशा भिजवाने पर क्या अब भी वैसे ही दौड़ी जा सकेगी? भावच से इसने पूछा तो वो सफ़िया का मुंह देखने लगी। कौन, बिद्दा? राजा राम की बहन। हाँ वही, और कौन? वो भी मर गई कब की, काकी के सामने ही मरी थी। किसने फूंक मार के सारे शहर के दिए गुल कर दिए? राजा राम की फैमिली तो मोहल्ले में है ना? बहुत देर की खामोशी के बाद सफ़िया ने रंजीदा लहजे में पूछा। है तो। भावच का लहजा सपाट था। किसी से कहलवा देना मैं आई हूँ, कालू ज़रूर आएगा। नहीं आ सका तो मैं जाऊंगी। भावच कोई जवाब न देकर खामोशी से रात के खाने की तैयारियों में लग गई। गहरी होती शाम में धनतेरस का मेला रवां दवां था। एक सन्नाटा सफ़िया के अंदर उतरने लगा। ये कोई मरने की उम्र थी। 50 को भी नहीं पहुंच सकी। अम्मा नहीं, काकी नहीं, बिद्दा नहीं। सन्नाटे से डर कर वो आमिर और रेशमा से बातें करने लगी। तुम लोग पटाखे नहीं लाए? पटाखों से मुझे डर लगता है फुप्पी, रेशमा धीरे से कहती है। कभी जल गई थी क्या बेटा? सारा शहर जल गया था फुप्पी। रेशमा के लहजे में एक दर्द था, एक काट
اور چہرے پر خوف۔ سناٹا صفیہ کے دل میں اور گہرا ہو گیا۔ وہ گھبرا کر دوبارہ بالکنی میں آ گئی۔ محلے میں چھوٹی دیوالی کے دیے جگنیوں کی طرح جھلمل جھلمل کرنے لگے تھے۔ سڑک پر ایک چھوٹی سی لڑکی کروشیا سے بنے خان پوش سے ڈھکی پتلی کی تھالی لیے لپ جھپ چلی جا رہی تھی۔ بچی کے نقوش بے حد مانوس اور جانے پہچانے سے تھے۔ یہ آپ کے کالو، ارے راجا رام کی بیٹی ہے، ریشما جو صفیہ کے پیچھے چلی آئی تھی کہہ رہی تھی۔ پکارو پکارو، بلاؤ اسے، صفیہ نے بے چین ہو کر بھتیجی سے کہا۔ بلاؤ نہ ریشما، کیا نام ہے اس کا؟ شاید ہی آئے، ریشما نے اسے پکارا۔ منجو، او منجو۔ منجو گھر کے چبوترے تک آ کر رک گئی۔ صفیہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آ گئی۔ چک ہٹا کر اس نے بچی سے کہا، اوپر چڑھاؤ بیٹا، کمرے میں تو آؤ۔ لڑکی بہت جھجکتی ہوئی اوپر آئی۔ صفیہ نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ حیران ہو کر اس اجنبی عورت کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اپنے بابو جی سے کہنا، قیمتی لباس والی اس پختہ عمر خوبصورت عورت نے منجو سے کہا۔ منجو نے درمیان سے بات کاٹ دی، ہم انہیں پاپا کہتے ہیں۔ صفیہ ہنسنے لگی۔ اچھا بھائی، اپنے پاپا سے کہنا الطاف چاچا کی بڑی دیدی آئی ہیں تو تم ان سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ اور یہ بھی کہنا کہ تمہارا نام تو کالو تھا، تم راجا رام کب سے ہو گئے؟ اور پتہ ہے، صفیہ نے بچی کو لپٹائے لپٹائے دھیرے سے اس کے کان میں کہا، کالو ہی نہیں، کالو بھالو خالو۔ حیرانی کی جگہ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ پھر وہ ایک دم سے ہنس پڑی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے صفیہ سے آخر سوال کر ہی دیا۔ ہم تہوار پھول آگے ہو۔ صفیہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا کہ اس نے بدہ کا تھوڑا سا قرض چکا دیا ہے۔ لڑکی ہنستے ہنستے بھی حیران ہو گئی۔ اس گھر میں اس کی پھوا کیسے آ سکتی ہے؟ مگر محبت کی مٹھاس کا ذائقہ اس کی سمجھ سے پرے نہیں ہے، کسی کی سمجھ سے بھی نہیں ہوتا۔ واپس جاتے ہوئے وہ صفیہ کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ الطاف کے منع کرنے کے باوجود صفیہ کالو کے یہاں جانے پر تلی رہی۔ راجا رام اب یہاں نہیں آتا، الطاف نے بتایا تھا، بس کہیں دکھائی دیتا ہے تو دعا سلام ہو جاتا ہے۔ کئی بار تو محسوس ہوا ہم دونوں ہی دعا سلام سے بھی کترا رہے ہیں۔ آپا بھولی تو نہیں ہو تم؟ بس بال کی کھال نکالتی ہو۔ وہ ایک سیاسی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ 2 سال پہلے شہر میں بڑی کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس وقت دیواروں پر اشتعال انگیز نعرے لکھنے میں سنا ہے اس کا بھی ہاتھ تھا۔ کیا ضرورت ہے اس کے یہاں جانے کی؟ الطاف، تم اور راجا رام اسکول میں ایک ساتھ پڑھے تھے، ایک درجے آگے پیچھے شاید۔ صفیہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہاں، نور محمد چاچا کے باغ سے امرود بھی ساتھ ہی چراتے تھے۔ پھر ایک بار چچا کی چھت پر چور کودا تھا تو ہم دونوں ساتھ ہی اسے پکڑنے دوڑے تھے۔ اور محلے کی بجبجاتی نالیاں صاف کرنے کے لیے تمہارے اسکول نے شرمدان کی اسکیم بنائی تھی تو تم دونوں نے ساتھ ساتھ صفائی کی تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ بات کرتی صفیہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی لکیریں رینگنے لگی تھیں۔ نہ جانے کتنے دن تک اس نے کالو کو اس بات پر بھنگی کہہ کر چڑھایا تھا۔ وہ ہاتھ پیر پھینک کر لڑنے والا چھوٹا لڑکا اب ایک اچھے خاصے کاروبار کا مالک ہے، شادی شدہ ہے اور کئی بچوں کا باپ، مگر ذہن میں وہی تصویر چلتی ہے اس کی، وہ جو صفیہ کی رخصتی کے وقت آنکھیں پٹ پٹا کر آنسو پی رہا تھا۔ اسے کس نے ورگلایا ہے؟ کس نے سکھایا ہے اسے یہ سب؟ وہ سامنے چبوترے پر ہی بیٹھا ملا، جھاوے سے رگڑ رگڑ کر پیر صاف کرتا۔ چبوترا بالکل ویسا ہی تھا۔ کونے میں اس کی بیٹیوں کا بنایا ہوا گھروندہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ شام کو اس کی منڈیروں پر رکھے دیوں کی لوئیں انسانی امیدوں کی طرح جگمگا اٹھیں گی۔ صفیہ کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا اور کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا۔ بہت سے پل ان دنوں کے درمیان سے گزر گئے۔ چھنہت ہو کہ ناہی، صفیہ نے اس میٹھی بولی میں کہا جو عرصہ ہوا سنائی دینا بند ہو گئی تھی۔ وہ بولی جو راجا رام بول سمجھ سکتا تھا۔
पहचान रहे हैं, सफिया दीदी हो, कब आई? इसके लहजे में जोशो मसरत का कोई शायबा नहीं था। सफिया पर ओस सी पड़ गई। मालूम तो हुआ होगा कि हम आए हैं, फिर आए क्यों नहीं? वो सर खुजलाने लगा। कारोबार फैला लिया है, 10 झमेले हैं, फुर्सत नहीं मिलती। इसने बीवी को आवाज दी। मंजू की माँ, सुना है वैसे भी आना जाना बंद कर रखा है, भैया से झगड़ा किया है क्या? इसका भी मुंह फूला हुआ था। तो सफिया की बात का कोई जवाब नहीं देता, बदसतूर झावे से पैर रगड़ता रहता है। फिर बीवी को दोबारा पुकारता है, तनी चाय ले आओ, 2 गिलास। चाय वाय छोड़ो, बच्चे कितने हैं, कितने बड़े हुए, लड़कियों को पढ़ा रहे हो कि नहीं? पिछली बार आई तो तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, तुम बाहर गए हुए थे। तुम्हारी दुल्हन मैके गई हुई थी, बिद्दा आई थी और काकी। बिद्दा को क्या हो गया था कालू? बिद्दा कैसे मर गई? राजा राम की बीवी हाथ में 2 स्टील के गिलास लिए हुए बाहर आई। साड़ी का आंचल माथे तक खिंचा हुआ था। इसने गिलास पटरी पर रखे सफिया को प्रणाम किया। इससे पूछ लो, यही सब बताएगी, बैठ जाओ। बिद्दा दीदी की सखी है। वो चाय लिए बगैर उठने लगा। दुकान जाना है, देर हो रही है। सफिया ने कालू की बीवी की तरफ देखा। निस्फ घूंघट के अंदर इसकी आंखों में कोई जज्बा ऐसा नहीं था जिसे पढ़ा जा सके, बस एक अजनबी लाताल्लुकी का एहसास। चाय नहीं पीनी हमें। सफिया की आवाज में गम और गुस्सा दोनों थे। कालू, हम तुमसे मिलने आए थे। वो उठ खड़ी हुई। अचानक दरवाजे में से दौड़ती हुई मंजू नमूदार हुई। उसके पीछे जरा बड़ा एक लड़का था जो शायद इसका भाई था। सफिया को देख मंजू ठिठक कर रुक गई। एक पल को उसके चेहरे पर हैरत का साया उभरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे बादलों से झांकते सूरज की किरणों जैसी शर्मीली मुस्कुराहट पूरे चेहरे को रोशन कर गई। गोल मटोल चेहरे के भरे भरे गालों में 2 बेहद मानूस नन्हे नन्हे गड्ढे, काली कजरारी आंखें, ऐन में बिद्दा। पापा, पापा हो, ई हमार फुआ लागी। सफिया के बहुत करीब आकर उसने सफिया को छू कर कहा और इसके चेहरे के नकूश में बिद्दा जैसे अचानक जिंदा हो उठी।